गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम गोल्जी बॉडी के फंक्शंस यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कार्य की स्टडी करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना, परासंरचना और केमिकल कंपोजिशंस को देखा था। आज हम देखेंगे कि ये कार्य क्या क्या कार्य करता है। तो चलो समझते हैं इसको। इसके जो फंक्शंस हैं मुख्य रूप से सिक्रेशन, सिंथेसिस, सल्फेशन, एपोप्टोसिस, फॉस्फोराइलेशन और सेल स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो कार्य है इसमें मुख्य रूप से जैसे कि श्रवण है, अभी क्या होता है हम देखते हैं, सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स है, सिंथेसिस है, सिक्रेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण है, पादप कोशिका भित्ति का निर्माण है, लिपिड्स व उत्सर्जी पदार्थों का संमिश्रण व स्रवण है, एक्रोसोम का निर्माण, लाइसोसोम्स का निर्माण। तो ऐसे बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हर उस मेटाबॉलिक एक्टिव कोशिका में पाए जाते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव या जहाँ एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है और वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हो यानी कि उपापचयी रूप से बहुत सक्रिय हो, तो हर उस कोशिका में ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिक्रेशन यानी कि सामान्य श्रवण। श्रवण मतलब सभी जानते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ध्रुवणता पाई जाती है यानी पोलैरिटी। कोशिका में जिस स्थान पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्थित होते हैं वहाँ इनके द्वारा कई पदार्थों का श्रवण किया जाता है। विभिन्न पदार्थों का श्रवण करना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यही कारण है कि स्रावी कोशिकाओं में यह अंगक काफ़ी बड़ा तथा विकसित होता है, जबकि अस्रावी कोशिकाओं में कम विकसित होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा स्राव के कार्य का जंतु कोशिकाओं में भी देखा गया है, लेकिन जैसे कुछ कोशिकाओं जैसे कि यकृत की कोशिकाओं में श्रवण की क्रिया निरंतर ही होती रहती है और अतः इनके जीसी में यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संबंधित पदार्थों का संचय नहीं होता है, वहाँ पे श्रवण होता ही रहता है। जैसे ही ये पदार्थ संश्लेषित होते हैं तत्काल ही कोशिका द्रव्य में छोड़ दिए जाते हैं। इसकी तुलना में अग्नाशय पैंक्रियास की कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा श्रवण का कार्य बहुत ही इर्रेगुलर तरीके से किया जाता है। अतः इन कोशिकाओं में स्रावित होने वाले पदार्थ कुछ समय तक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संचित रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो संश्लेषित होते हैं वो उपस्थित जो पदार्थ है वो संक्रामी आशय के रूप में संकोचित या पिंच आउट होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्तल संरूपण तल यानी फॉर्मिंग फेस जो रहती है से उससे संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार संक्रामी आशयों के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थ सिस्टर्नी में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे इन पदार्थों में आवश्यक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अवतल परिपक्वन तल से बड़े स्रावी आशय सेक्रेटरी वेसाइकल्स संकोचित होते हैं। इनमें ये परिवर्तित पदार्थ भरे रहते हैं। स्रावी आशय अंत में जीवद्रव्य कला से संयुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जनरल जो सीक्रेशन है वो फॉर्मिंग से ट्रांसफॉर्मिंग फेज में आते हैं और सेक्रेटरी वेसाइकल के थ्रू यहाँ से स्रावित होते हैं। प्रोटीन का श्रवण इनसे किस प्रकार से होता है कि जो प्रोटीन्स हैं जैसे कि अब कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि साइकेवेट्स एंड पैलेड ने अग्नाशय यानी पैंक्रियास की कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोटीन्स के श्रवण को बताया। उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर उपस्थित राइबोसोम्स में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये उन्होंने बताया था। और ये जो नवजात प्रोटीन्स होती हैं, नेसेंट प्रोटीन्स, जो नई नई प्रोटीन्स बनी हैं वो अंतःप्रदेवी जालिका के अंदर प्रवेश करती हैं यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करती है और शीघ्र ही संकोचित होने वाले संक्रामी आशय में भर जाती है। संक्रामी पुटिकाएं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरूपण तल से संयुक्त हो जाते हैं जिससे इनमें भरे हुए प्रोटीन्स सिस्टर्नी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ प्रोटीन्स का सांद्रण होता है और ये कणिकाओं के रूप में बदल जाते हैं। इन कणिकाओं को जाइमोजन कणिकाएं यानी कि जाइमोजन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये एंजाइम के पूर्ववर्ती यानी प्रिकर्सर के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की परिपक्वन तल से परिवर्तित प्रोटीन युक्त स्रावी आशय मुकुलित होते हैं, यानी बडिंग ऑफ होते हैं, एक आउटग्रोथ निकलती है, इसी तरीके से ये अलग हो जाते हैं इससे। इनमें जाइमोजन भरे होते हैं। अंत में स्रावी आशय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संयुक्त होकर जाइमोजन को इसमें मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार प्रोटीन्स के स्रवण की क्रिया एक प्रकार से व्युत्क्रमित कोशिका पायन यानी कि रिवर्स्ड पिनोसाइटोसिस की क्रिया है। इनसे बहुत ही जो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स भी गोल्जी अपरेटस का बहुत बड़ा योगदान है। शुरू में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को केवल स्रावी अंग ही माना जाता था, लेकिन फिर जो कई विधियां जैसे कि ऑटो रेडियोग्राफी, स्व विकिरण, ऐसे बहुत सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्टडीज थी, उन्होंने बताया कि प्रोटीन संश्लेषण तथा कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड्स के संश्लेषण एक दूसरे से संबंधित है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज व कुछ अन्य कोशिकाओं के संबंध में अब ये बताया गया इनसे रिलेटेड करके कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कई कार्बोहाइड्रेट प्रचुर यौगिकों का संश्लेषण होता है। कुछ प्रमुख यौगिक जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स तथा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये सब इनसे रिलेटेड है, इन्हीं का ही संश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो ये था कि राइबोसोम्स में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, फिर इन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आगे प्रेषित कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यहाँ एंजाइमिक रूप से प्रोटीनों के साथ मोनोसेकेराइड्स के अणु जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं। यह कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का और एक मेन फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जीवद्रव्य कला का निर्माण। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की परिपक्वन या पार तल पर मुकुलित स्रावी आशय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संयुक्त होकर इसका पुनर्योजन करते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन करते हैं। इसी प्रकार कोशिका विभाजन के समय नई पीएम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा ग्लाइकोसाइलेटेड या ग्लाइकोसीकृत अणु उपलब्ध किए जाते हैं, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब निर्माण होता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही अपने जो ग्लाइकोसाइलेटेड है अणु उपलब्ध करवाता है, उसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। जो उसमें लिपिड्स और ग्लाइकोसाइड्स जो अणु लगते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो है पादप कोशिका के विभाजन के अंत में मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका, कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट व कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। साइटोकाइनेसिस के दौरान उपयुक्त स्तरों के निर्माण के लिए आवश्यक पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट्स व हेमीसेल्युलोज का निर्माण व सप्लाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि पालक है, स्पिनेशिया ओलेरेशिया की विभाजनशील मूल अग्रक कोशिकाओं में टीलोफेज के समय काफ़ी संख्या में गोल्जी आशय को देखा गया है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा भित्ति निर्माण के कार्य को प्रमाणित करते हैं। तो जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनमें सब में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। तो हमने इसमें बता रहे कि सेल स्पेसिफिक फंक्शंस में भी है, जो सेल वॉल एंड सेल प्लेट इन प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यूज़ की ग्रोथ में सहायक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर हम इसके नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ लिपिड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। वसाओं के विघटन से अवसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं। इन पदार्थों का उपयोग पुनः लिपिड्स बनाने में होता है। वसाओं से लिपिड्स के संश्लेषण व उनके सांद्रण के लिए आवश्यक घटकों का संभरण तथा संश्लेषित लिपिड्स के श्रवण का महत्वपूर्ण कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा कई उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी कोशिका वमन यानी कि एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारे पैकेजिंग और सिक्रेशन यानी लिपिड्स व उत्सर्जी पदार्थों का संविष्टन व श्रवण गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण कार्य है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स, एक्रोसोम का निर्माण। जंतुओं की
शुक्राणु यानी स्पर्म कोशिकाओं के अग्र सिरे पर केंद्रक के सामने स्थित रचना को एक्रोसोम कहते हैं। इसमें लयन यानी लाइसिस या गलाने की क्षमता होती है। शुक्राणु के डिंब में प्रवेश के समय एक्रोसोम डिंब की भित्ति को गलाकर एक सूक्ष्म रंध्र बना दिया जाता है, जिसमें से शुक्राणु का केंद्रक डिंब में प्रवेश करता है। इस प्रकार एक्रोसोम एक महालाइसोसोम यानी जायंट खूब बड़ा लाइसोसोम के रूप में कार्य करता है। एक्रोसोम ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं। इन पदार्थों का निर्माण ग्लाइकोसाइडेशन की क्रिया द्वारा होता है। इस क्रिया का प्रारंभ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ही होता है और समापन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण कार्य एक्रोसोम डेवलपमेंट इन स्पर्म सेल्स भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फिर और एक महत्वपूर्ण कार्य है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स का निर्माण ये किस प्रकार से करता है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया हमको? ये नोविकोव व उनके जो सहयोगी थे उन्होंने बताया कि प्रस्तावित किया कि प्राथमिक लाइसोसोम्स यानी प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। इनके निर्माण की विधि प्रोटीन युक्त स्रावी आशयों के निर्माण के समान ही होती है। लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का संश्लेषण सबसे पहले राइबोसोम्स में होता है, जहां से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा संक्रामी आशय बनाते हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के संरूपण तल से संयुक्त हो जाते हैं। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स की पार तल पर स्थित सिस्टर्नी व नलिकाओं से कई स्रावी आशय स्फुटित होते हैं। इन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम युक्त आशयों को वेसाइकल्स को प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम कोशिका पायनी पिनोसाइटिक आशयों व स्वतः भोजी ऑटोफेजिक आशयों से संयुक्त होकर द्वितीयक लाइसोसोम्स बनाते हैं यानी सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाते हैं। और कहीं कहीं पे ये भी होता है कि लाइसोसोम्स का निर्माण सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो जाता है, जहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कोई योग नहीं रहता है, और लेकिन ज़्यादातर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले तंत्र जो ये जो एकदम क्लोज रिलेशन के कारण ही नोविकोव ने इनको सम्मिलित रूप से GERL तंत्र यानी गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम की संज्ञा दी है। मतलब ये जो GERL तंत्र उन्होंने नोविकोव ने बताया था कि इनमें क्लोज रिलेशन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम, तो इसीलिए उन्होंने ये GERL की संज्ञा दी। तो बच्चों ये थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य, इसकी संरचना हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज इसके ये फंक्शंस थे। अब आगे आने वाले वीडियोस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम समझेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।